नमस्कार, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम अपने साइंस का दूसरा पार्ट अम्ल, क्षारक एवं लवण की बात करेंगे और ये पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम अम्ल की चर्चा करेंगे जिसे हम अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं। ठीक है, एसिड क्या है तो आपको बताना है कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में जो होता है वो खट्टा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। ठीक है, लिटमस क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। वैसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि लिटमस एक सूचक है जो रंग में परिवर्तन के द्वारा यह बताता है कि कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। ठीक है, तो लिटमस, नीले लिटमस को लाल में बदलने का काम कौन करता है तो वह अम्ल करता है। वैसे आप एक ट्रिक से याद रखेंगे जिसे आप बोलेंगे अनिल। अनिल का मतलब है कि अ से मतलब अम्ल है, नी से नीला है और ल से लाल, यानी कि अम्ल नीला को लाल में बदल देता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है H+। ठीक है, तो अम्ल जो होता है कभी भी जलीय विलयन में वो H+ देता है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, कुछ अम्ल के उदाहरण देख लीजिए। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, यहां पर आप इसे क्लोराइड कर लेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सिट्रिक अम्ल C6H8O7। ठीक है, वैसे आप हर एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप अभी बोले HCl जो कि आपके उदर अर्थात आमाशय की दीवारों से ये स्रावित होता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है और भोजन के साथ जो जीवाणु रहे होते हैं उनको मारने का भी काम करता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसे हम बैटरी अम्ल के रूप में भी जानते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH जिसे हम कहते हैं कि ये सिरका में भी इस अम्ल का यूज होता है। ठीक है, और सिट्रिक अम्ल जिसे नींबू या संतरा में ये पाया जाता है। तो हम सारी चीजें एक एक करके बताने वाले हैं बच्चों। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब विभिन्न खाद्य पदार्थ व उसमें पाए जाने वाले अम्ल, जैसे पहला संतरा में, तो संतरा में बच्चे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका आंसर होनी चाहिए सिट्रिक अम्ल। दूसरा है टमाटर, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखें, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, नींबू में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। तो नींबू और संतरा दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आप इन चीजों को जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देंगे। लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी, ठीक है, ध्यान देना बच्चे, लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है जिसे हम मिथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से नेटल के पौधे के डंक में भी कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है या मिथेनोइक अम्ल कहेंगे। ठीक है, नेटल एक जंगली पौधा है, इसके मात्र स्पर्श से ही डंक जैसा दर्द होता है और इसका इलाज करने के लिए डंक वाले स्थान पर ही डार्क कॉफी पौधे की पत्ती को रगड़ने से क्या होता है, आराम मिलता है। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। प्रबल अम्ल क्या होता है, कुछ अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होते हैं, उसे हम कहेंगे प्रबल अम्ल। जैसे H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये पूछा जाए कि H2SO4 प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, तो आपका आंसर होनी चाहिए प्रबल अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये भी आपका प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। बात करेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, कुछ अम्ल जल में घुलकर बहुत कम संख्या में आयनित होते हैं। ठीक है, और उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल एसिटिक अम्ल CH3COOH
ऑक्जेलिक अम्ल COOH का होल ट्वाइस, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 इत्यादि, ये सब दुर्बल अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, आगे सांद्र अम्ल और तनु अम्ल की भी चर्चा करेंगे। इसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, यानी सांद्र अम्ल की बात की जाए तो उसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जो जल होता है वो अल्प मात्रा में होता है। तनु अम्ल, इसमें अम्ल जो होता है वो अल्प मात्रा में होता है और जल जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। यानी कि अगर अम्ल जो है, ठीक है, अम्ल ज्यादा हो और जल क्या हो, कम हो, तो हम इसके विलयन को बोलेंगे कि सांद्र अम्ल। क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल। और जिसमें अम्ल क्या हो जाए, कम हो जाए और जल ज्यादा हो जाए तो उस विलयन को हम बोलेंगे तनु अम्ल। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप। अब हम बात करेंगे क्षारक की। क्षारक स्वाद में जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। ठीक है, जबकि आपने अम्ल की बात की थी तो अम्ल स्वाद में कैसा होता था, खट्टा होता था। ठीक है, और क्षारक जो होता है ये लाल लिटमस को क्या करता है, नीला में बदल देता है। एक ट्रिक याद रखे, छलनी, इसका मतलब है कि क्षार लाल को क्या करता है, नीला में बदल देता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्षारक जो होता है वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देता है, जबकि आपने अम्ल की चर्चा किया था तो अम्ल जो होता है वह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता था। जबकि क्षारक की बात की जाएगी तो क्षारक जो होता है वह जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है यानी कि OH- देता है। ठीक है, कुछ क्षारक के उदाहरण आप देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। आप जरूर याद रखें, जब भी अगर आपको क्षारक की बात की जाएगी तो उसमें OH जरूर होना चाहिए। ठीक है, और अम्ल की बात किया जाएगा तो उसमें H जरूर होता है। ठीक है, आप जरूर इस तरीके को आप अपनाकर आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक बात पर और ध्यान दें आप कि जो जल में घुलनशील जो क्षारक होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। ठीक है, यानी कि हम क्षार उसी को कहेंगे जो जल में क्या होता है, जो क्षारक जल में घुल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब सूचक की। सूचक क्या होता है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। ये या तो रंग या गंध में अम्लीय व क्षारक माध्यम में क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि रंग और गंध में परिवर्तन करके यह बताता है कि कौन अम्ल है, कौन क्षारक है और कौन उदासीन विलयन है। बात करेंगे अब सूचक के प्रकार। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका प्राकृतिक सूचक, ये जो होते हैं पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे लिटमस, जो कि आपने पीछे भी सुना लिटमस का नाम, याद रखेंगे बच्चे, लिटमस आपका प्राकृतिक सूचक है। हल्दी की बात करते हैं तो ये भी हल्दी भी पौधे से ही प्राप्त होता है, इसलिए ये प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक जो होते हैं वो रसायनों के द्वारा उन्हें बनाया जाता है, जैसे फिनाल्फथेलीन है या मेथिल ऑरेंज है। इस बात को जरूर याद रखें कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं और एक कृत्रिम या संश्लेषित या मानव निर्मित सूचक जो रसायन के द्वारा फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, जैसे फिनाल्फथेलीन हो गया और मेथिल ऑरेंज हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा आपका सूचक है गंधीय सूचक। ठीक है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे प्याज का रस, लवण का तेल, ये सब गंधीय सूचक में आते हैं। तो मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि सूचक क्या होता है तो आपका आंसर होनी चाहिए कि सूचक वह पदार्थ है जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन करके अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन की पहचान करता है। ठीक है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका मानव निर्मित, दूसरा आपका प्राकृतिक और तीसरा आपके सामने है गंधीय सूचक। ठीक है, आगे
अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण की भी चर्चा हम करेंगे। अब पहला गुण, हम 5 ऐसे अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे। ठीक है, तो पहला गुणधर्म क्या है कि धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो यहां पर आपका पहला स्टार आया है अम्ल के साथ, और यहां पर जो दूसरा स्टार आया है वो क्षारक के साथ। तो अम्ल जो होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, जैसे अम्ल में हमने एक एग्जांपल लिया है HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और धातु में हमने Zn लिया है जिसे हम जिंक बोलते हैं। ठीक है, और लवण क्या बना है, तो जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है, तो H2 गैस की प्राप्ति हुई है। ठीक है, और प्लस में यहां पर क्या बना है, जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, अब आप चेक करेंगे कि ये संतुलित है कि नहीं है। तो आप जब इस समीकरण को देख रहे हैं कि संतुलित है कि नहीं है, तो पता चल रहा है कि Cl जो है समीकरण के यानी तीर चिन्ह के दाएं और जो क्लोरीन परमाणुओं की संख्या है वो 2 है। ठीक है, जबकि यहां पर बाएं साइड में एक ही है, तो हम यहां पर 2 लिख देंगे। तो H के भी 2 परमाणु और इधर भी H के 2 परमाणु बाएं साइड में भी। ठीक है, तो ये पूरी तरह से संतुलित हो गया। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे क्षारक के साथ। तो क्षारक के साथ भी धातु अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो याद रखें कि अम्ल के साथ भी धातु अभिक्रिया कर रहा है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है तो भी वो लवण और हाइड्रोजन गैस ही बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्षारक में हमने लिया है NaOH, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और धातु में हमने क्या लिया है, Zn। ठीक है, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। ठीक है, गैस की जब उत्पत्ति होती है तो तीर चिन्ह ऊपर की तरफ समीकरण में दिखा दिया जाता है। तो आपने इस स्लाइड से क्या समझा, आपने बस इतना समझा कि धातु हो चाहे अम्ल हो चाहे क्षारक हो, ठीक है, वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस ही बना रहे हैं। ठीक है, आगे दूसरा अभिक्रिया हम पढ़ेंगे कि अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो पहला पॉइंट आप ध्यान देंगे यहां, और दूसरा यहां पर। तो अम्ल जो होता है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल देता है। ठीक है, आप समीकरण को संतुलित करने का प्रयास स्वयं करेंगे। अम्ल की जगह पर हम HCl लिए हैं और धातु कार्बोनेट के जगह पर हम Na2CO3 की बात हमने किया है। ठीक है, कार्बोनेट जब भी आए बच्चे CO3 वहां पर आपको दिखना चाहिए, और ये बनाता है NaCl लवण, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस में H2O। ठीक है, उसी तरह से अम्ल जो होता है धातु के बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बना रहा है। ठीक है, तो हमें इसको याद कर लेनी है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे या अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे। जब बाई रहेगा तो NaHCO3 बोलिएगा आप। ठीक है, चाहे धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, जैसे NaHCO3 को आप बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो आपने दूसरा ये अभिक्रिया जो है इससे क्या समझा। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि धातु अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो आपका आंसर आनी चाहिए कि वो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है बच्चे, CO2 को क्या बोलते हैं, सबको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और H2O ये आपका जल का रासायनिक सूत्र होता है, और Na2CO3 को हम क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है,
आप स्वयं संतुलित करेंगे। हमने पीछे भी पढ़ा था कई बार संतुलित करना, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। याद रखें, क्षारक धातु के कार्बोनेट व धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि अम्ल जो होता है धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। आगे इसे याद रखेंगे आप, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर आने चाहिए CaO, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सीधा आंसर होनी चाहिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा जाए तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। चूना पत्थर पूछे, चाहे संगमरमर पूछे, चाहे खड़िया पूछे, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट पूछे, चाहे चौक पूछे, इन सभी का सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चे? CaCO3। संगमरमर का भी सूत्र क्या होता है? CaCO3। खड़िया का भी सूत्र क्या होता है? CaCO3। चौक का भी सूत्र क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, ठीक है। अगली अभिक्रिया है हमारी अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। तो अम्ल जो है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। हमने अम्ल के जगह पर HCl दिया। आप सभी बच्चे समझते हैं कि HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH यानी कि क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके NaCl यानी कि लवण और H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया को हम सभी लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्रश्न किया जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो आपका आंसर होनी चाहिए कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप संतुलित स्वयं करेंगे। अगली अभिक्रिया है हमारी कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। यहां पर ध्यान देंगे कि अम्ल जो है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो लवण और जल का निर्माण हो रहा है। यहां पर ध्यान देंगे बच्चे कि धात्विक ऑक्साइड जो होती है उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। तो ये कई बार एग्जामों में भी प्रश्न पूछा गया है कि धात्विक ऑक्साइड अर्थात धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो आपका आंसर आने चाहिए क्षारीय होती है, ठीक है। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अर्थात क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का ही निर्माण करेगा, ठीक है। हमने अम्ल के जगह पर HCl एग्जाम्पल में लिखा है, और धात्विक ऑक्साइड का मतलब एक धातु होना चाहिए और एक उसका ऑक्साइड होनी चाहिए। जैसे CuO, तो कॉपर क्या है? कॉपर धातु है, और O क्या है? ऑक्साइड है। तो कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है तो CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड और H2O जल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। आप जरूर याद रखेंगे। हमने यहाँ पर भी आपको यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कराया है कि धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। इसे आप जरूर याद रखें। MgO, Mg धातु है और O का मतलब ऑक्साइड, तो ये बन गया धातु के ऑक्साइड। CuO कॉपर क्या है? धातु है, और O क्या है? ऑक्साइड है, तो ये बन गया धातु के ऑक्साइड, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अगली अभिक्रिया है हमारी क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है। तो जो क्षारीय होता है यानी जो क्षारक होता है वो अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का ही निर्माण करता है। यानी कि अधात्विक के ऑक्साइड जो होते हैं
उनकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है, तो क्षारक में हमने एग्जांपल लिया CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और अधातु के ऑक्साइड में कार्बन जो C आपको दिखाई दे रहा है उसको कार्बन बोला जाता है, और कार्बन एक अधातु है, आप इसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अधातु और प्लस में O2 जुड़ा हुआ है तो अधातु के ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण यानी कि CaCO3 प्लस H2O का निर्माण किए हैं। आप चेक कर लेंगे कि संतुलित है या नहीं है। अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है बच्चे वो अम्लीय होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, तो इस पॉइंट को हम गंभीरता से समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। जलीय विलयन में जल की उपस्थिति में अम्ल जो होता है बच्चे, आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयन यानी H+ उत्पन्न करते हैं। अम्ल जो होता है वो जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन यानी H+ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन जो होता है वो जो H+ होता है ये हाइड्रोनियम आयन अर्थात H3O+ के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि आप यहां पर देखने का प्रयास करें, HCl क्या है, अम्ल है, और H2O क्या है, वो जल है। और जब अम्ल का जलीय विलयन यानी जल में जब घुलता है तो वो हाइड्रोजन आयन देता है जो कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में वो पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चे, कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर होनी चाहिए H3O+ होता है। ठीक है, तो अम्ल जल की उपस्थिति में कौन सा आयन देता है बच्चे, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, अगर जल उपस्थित नहीं रहेगा तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं उत्पन्न करेगा, इसलिए जल की उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो अम्ल जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन देता है जो कि वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन का सूत्र होता है H3O+ होता है। आगे हम बात करेंगे अब क्षारक की। क्षारक जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- देता है। जैसे NaOH ये आपका क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जब ये जल में घुलता है तो Na+ हो जाता है, OH- बनता है। यानी कि क्षारक जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, याद रखेंगे जब अम्ल की बात करेगा तो हाइड्रोजन आयन की होगा, और जब क्षारक की बात करेगा तो OH- की बात होगी। ठीक है, जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियां, हमेशा अम्ल व क्षारक को ही जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। जैसे इस आकृति में देखिए, ये अम्ल पूरी तरह से भरा हुआ है और एक बंदा इसमें पानी डाल रहा है। ये जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। जबकि यहाँ पर पानी से ये टैंक भरा हुआ है और इसमें अम्ल धीरे धीरे डाला जा रहा है, ये सही है। जबकि ऊपर वाला जो है ये बिल्कुल ही गलत है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, और यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। अगर आप पहला वाला प्रक्रिया को अपनाते हैं तो पूरे अम्ल में ज्यों ही पानी डालेंगे ये ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा, जिससे आपका हाथ मुंह जल सकता है। ठीक है, इसलिए यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा करना चाहिए कि हमको पानी में ही अम्लीय क्षार को मिलाना चाहिए, और उस पात्र को, उस बर्तन को लगातार क्या करते रहना चाहिए, हिलाना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे अब अम्लों व क्षारकों की प्रबलता के बारे में। किसी भी अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ पर निर्भर करती है। अगर कोई अम्ल ज्यादा मात्रा में H+ उत्पन्न करता है तो वह उतना ही प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, किसी भी क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- पर निर्भर करती है। तो याद रखेंगे कि अम्लों की प्रबलता H+ पर निर्भर करती है, जबकि क्षारक की प्रबलता OH- पर निर्भर करती है। किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की प्रबलता ज्ञात करने के लिए सार्वत्रिक सूचक, ठीक है,
सार्वत्रिक सूचक का उपयोग किया जाता है। सूचक के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही आपको चर्चा किया था कि सूचक वह सूचक सूचित करता है, आप ऐसे कह सकते हैं, सूचक वह पदार्थ है जो अपने रंग में या गंध में परिवर्तन करके यह बताता है कि कौन अम्ल है, कौन क्षारक है और कौन लवण है। तो सार्वत्रिक सूचक का उपयोग किया जा रहा है अम्ल या क्षारक की प्रबलता ज्ञात करने के लिए। सार्वत्रिक सूचक क्या है बच्चे? तो यह अनेक सूचकों का क्या होता है? मिश्रण होता है। इस बात को याद रखेंगे। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में क्या कर देता है? परिवर्तित या प्रदर्शित करता है। तो याद रखेंगे कि सार्वत्रिक सूचक जो होता है वो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। अगर कोई आपसे ये प्रश्न करे कि सूचक क्या होता है, तो भी आप जवाब दीजिए सूचक सूचित करता है अपने रंग में और गंध में परिवर्तन के द्वारा कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन उदासीन विलयन है। ठीक है, आगे अब हम बात करने वाले हैं पीएच स्केल, जिसे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन या पुषांश ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का स्केल होता है और यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए इस स्केल को विकसित किया गया था। इस स्केल में पी का अर्थ जर्मन भाषा में पुषांश है, जिसका अर्थ शक्ति आई मीन पावर होता है। पीएच स्केल या पैमाना की खोज सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। आप इसे जरूर याद रखें 1909 में। और इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक का पीएच आप ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे एक बार प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा जरूर इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। अगर जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो लवण या उदासीन विलयन कहलाता है। ठीक है, अगर जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय विलयन कहलाता है। और एक बात याद रखें, जैसे जैसे कम होगा अम्लीयता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर पीएच मान 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा और जैसे जैसे 7 से ज्यादा बढ़ेगा वो उतना ही क्षारीय होता जाएगा। ठीक है, अब हम इनके पीएच मान की चर्चा करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 7, यानी कि वो उदासीन होता है। ठीक है, तो जो विलयन उदासीन होगा वो विद्युत का चालन नहीं करता है। आप इसे भी जरूर याद रखें। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, आई मीन वह उदासीन होता है। नमक का पीएच मान भी क्या होता है? 7 होता है। आप दोनों जरूर याद रखें, लेकिन सबसे इसमें इंपोर्टेंट आपका शुद्ध जल का पीएच मान बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है और आंसू का भी पीएच मान जो होता है वो भी 7.4 होता है। याद रखेंगे कि रक्त और आंसू जो होता है वो सच्चा होता है और सच्चा से याद कर लेंगे 7.4 होता है। ठीक है, मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.2 होता है। ठीक है, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। ठीक है, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। आप इसे याद रखें, दूध पीकर छक्के छुड़ाना है तो याद रखें छक्के छुड़ाना यानी 6.6। ठीक है, मानो लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के रेंज में होता है और 7.4 कभी कभी भी आपको ऑप्शंस में दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 के बीचों बीच होता है। ठीक है, लगभग में 6 भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे याद रखें कि जो मूत्र होता है वो दुर्गंध देता है तो आप छी बोलेंगे, तो छी का मतलब होता है 6। ठीक है, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। एक आपने सॉन्ग सुना होगा, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, तो 2-4 गो से आप याद रखेंगे कि 2.4। ठीक है ना, जो कि 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में ऐसे कुछ बोले जाते हैं। तो इस सॉन्ग के माध्यम से आप इसे याद कर लेंगे कि 2.4 होता है। ठीक है, समुद्र का जो जल होता है उसका पीएच मान 8.4 होता है। वैसे आप इसे याद रखें कि 84 यहाँ पर लिखा गया है
तो चौड़ा सी का मतलब होता है कि चौड़ा होता है, सी का मतलब समुद्र, समुद्र जो होता है वो चौड़ा होता है। और इस आधार पर आप इसे याद रखेंगे कि समुद्र के जल का जो पीएच मान होता है वो 8.4 होता है। वैसे आपने पढ़ा होता होगा कि 7 जो होगा वो विलयन जो होगा उदासीन होता है, ठीक है, और जो 7 से कम होगा वह विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है, और जो 7 से ज्यादा होता है वह विलयन जो होता है वह आपका क्षारीय होता है, ठीक है। तो समुद्र का जल का पीएच मान 8.4 है, यानी कि 7 से ज्यादा है, तो हम सीधी सी बात है कि हम कह सकते हैं कि समुद्र का जो जल है वह क्षारीय होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व की अब चर्चा करेंगे। हमारा जो शरीर होता है वो 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है, ठीक है, और कम बेसी हो जाने पर हमारे शरीर में किसी प्रकार की तकलीफें उठनी शुरू हो जाती है। वर्षा जल, ठीक है, वर्षा के जो जल का पीएच मान जो होता है वह जब 5.6 से कम हो जाता है तो हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें बच्चे, ये कई बार एग्जाम में आया भी है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो आप जरूर याद रखें कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो हम इस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। मुंह का पीएच मान हमारा 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं भोजन के पचना की। तो भोजन को पचाने के लिए हमारा जो उदर होता है यानी पेट होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो इसकी हमने चर्चा थोड़ी देर पहले भी किया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है और इसका जो पीएच मान होता है 1 होता है। तो सीधी सी बात है कि ये प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक कैसा अम्ल है, तो प्रबल अम्ल बोले चाहे सबल अम्ल बोले, ठीक है। किसी कारण से अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न हो जाने से पेट में दर्द और जलन का अनुभव शुरू हो जाता है और इससे मुक्त होने के लिए एंटा एसिड की जरूरत होती है। वैसे नाम से ही ये पता चल रहा है, एंटा एसिड यानी कि एसिड को मारने के लिए जो बनाया गया उसे हम क्या बोलेंगे, एंटा एसिड। तो एसिड को कौन मार सकता है, वो तो क्षार ही मार सकता है ना। तो एंटासिड में जैसे एक आप दुर्बल ये भस्म यानी कि क्षार का नाम सुनेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो जब इसे आप इसका यूज करते हैं तो क्या होता है कि इसका यूज उस वक्त किया जाता है जब पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, और उसको कम करने के लिए MgOH के होल ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। उसी तरह बाजार में उपलब्ध एक एंटासिड इनोविज सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, ठीक है। याद रखेंगे बच्चे, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। खाने वाला सोडा तथा सिट्रिक अम्ल जो नींबू या संतरा में पाया जाता है उसी का मिश्रण होता है। तो याद रखेंगे बच्चे, जो इनो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। और आपसे पूछा जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है, तो MgOH का होल ट्वाइस, और यह एक प्रकार का एंटा एसिड है जो कि एसिड को मारता है, ठीक है। चलिए आगे, अब हम बात करेंगे मिट्टी के पीएच मान के। विभिन्न प्रकार के पौधों के विकास के लिए मिट्टी का पीएच 7 के आसपास होना चाहिए। कभी कभी मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाने के कारण किसान अपने खेतों में चूना का भी इस्तेमाल करता है। तो ये प्रश्न पूछा जाए कि किसान अपने खेतों में चूना का इस्तेमाल क्यों करता है, तो आपको जवाब देना है बच्चे कि मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाने के कारण किसान अपने खेतों में चूना का इस्तेमाल करता है। तो याद रखें, चूना जो होता है वो क्षारीय होता है जो अम्लीयता के प्रभाव को दूर करता है। आपने पढ़ा होगा बच्चे कि अम्ल और क्षारक, ठीक है, ये आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं जो कि ये उदासीन होता है, ठीक है। तो अम्ल को मार कौन सकता है, क्षारक मार सकता है, और क्षारक को कौन मार सकता है, अम्ल मार सकता है कि नहीं है। तो ये ध्यान देंगे कि अम्ल को मिटा सकता है क्षारक और क्षारक को मिटा सकता है अम्ल, ठीक है, जो कि वो उदासीन बना सकता है यानी कि लवण कर सकता है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे अपने लवण के बारे में। तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। बच्चे आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि
ये निर्माण करते हैं। तो अम्ल के जगह पर हमने HCl लिया और क्षारक के जगह पर हमने NaOH ले लिया और लवण बन गया NaCl प्लस H2। और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो लवण क्या है, लवण कैसे बनता है, तो याद रखें जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कुछ लवण के यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, जैसे CaCl2, Ca को हम कैल्शियम बोलते हैं और Cl को क्लोराइड, तो इस तरह से इसका पूरा नाम हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। CuSO4 इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4। KCl इसको हम बोलेंगे पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चे कि अगर अम्ल की बात की जाएगी तो उसके फॉर्मूला में H आपको जरूर दिखना चाहिए, क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन H प्लस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। और उसी तरह से अब क्षारक की बात करेंगे तो वो H माइनस उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। लेकिन लवण के सूत्र में ना तो H होगा आपको और ना ही OH होगा, तो आप इसे याद रखेंगे कि ये क्षारक, यानी कि ये क्षारक नहीं है, ये अम्ल भी नहीं है, ये क्या है, लवण है। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है, ये लवण है। कॉपर सल्फेट भी एक लवण है और पोटेशियम क्लोराइड भी क्या है, एक लवण है। ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि अम्ल का जलीय विलयन कौन सा आयन उत्पन्न करता है, तो आपका आंसर होनी चाहिए हाइड्रोजन आयन, यानी कि H प्लस। ठीक है। और क्षारक का जलीय विलयन कौन सा आयन उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH माइनस। ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे सारे बच्चे, लवणों से रसायनों का निर्माण। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लवण से रसायनों का निर्माण हुआ है, उनके फॉर्मूले दिए गए हैं और इन फॉर्मूले से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इन सब पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा, और इसका रासायनिक सूत्र होता है बच्चे NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। हम एक एक के बारे में आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। विरंजक चूर्ण, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। CaOCl इसका रासायनिक सूत्र होता है, आप इसे जरूर याद रखें। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, या इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र हो गया। धोने का सोडा, यानी कि इसे वॉशिंग सोडा के नाम से या धोबिया सोडा के नाम से भी जानते हैं, और इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। जरूर ध्यान देंगे सारे बच्चे। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O इसका सूत्र होता है, CaSO4 × ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग बोलते हैं POP। ठीक है। हम लोग एक एक करके आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। वैसे ये जो भी आपके यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, जितने भी फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सब आपके जुबान पर होनी चाहिए। ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो याद रखें जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों का सूत्र लगभग सेम है, बशर्ते POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ H2O दिखाई देगा तो जिप्सम में 2H2O दिखाई देगा। तो ये जरूर ध्यान में रखें और एक दूसरे से आपस में भी प्रश्न करके आप अपने क्लियर कर सकते हैं उत्तरों को और याद कर सकते हैं। ठीक है। तो चले बच्चे, मैं आपसे पूछता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, आपका आंसर होनी चाहिए NaOH। ठीक। अगर मैं कहूं कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भी आपका आंसर आने चाहिए NaOH। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl होता है। ठीक है। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। ठीक है। धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा या धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × ½ H2O होता है। ठीक है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O होता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे एक के बारे में विस्तार से, कास्टिक सोडा। ठीक है। तो कास्टिक सोडा क्या होता है बच्चे, इसे ध्यान में रखें।
कास्टिक सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH बोलते हैं, ये आपका कास्टिक सोडा है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ये NaCl आपका सोडियम क्लोराइड हो गया और H2O इसका जलीय विलयन हो गया। विद्युत प्रवाहित करने पर यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इससे वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है NaOH, और प्लस में दो गैसें भी उत्पन्न होती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, इसे भी याद रखें, एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और कैथोड के पास में NaOH का विलयन बनता है। मैं फिर से इसको बता दूं कि आपका यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप याद रखें NaCl यानी कि नमक और H2O यानी कि जल। तो नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके कास्टिक सोडा का निर्माण किया जाता है। फिर से मैं बोलूं, नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके कास्टिक सोडा का उत्पन्न होता है। ठीक है ना, फिर से बोलता हूं, नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से कास्टिक सोडा उत्पन्न होता है, और प्लस में दो गैसें और होती है, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा कि कास्टिक सोडा जो हम पढ़ रहे थे उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो उसे साबुन और अपमार्जक के उत्पादन में भी होता है। अपमार्जक का मतलब सर्फ आप बोल सकते हैं। ठीक है, कागज और कृत्रिम फाइबर के निर्माण में भी कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। पेट्रोलियम के शोधन में भी, जैसे पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, स्नेहक तेल, ये सब किरोसिन, ये सब प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोलियम के शोधन में भी क्या होता है? कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं उनके भी कुछ कुछ उपयोग है। जैसे क्लोरीन का क्या उपयोग है? तो जल का शुद्धिकरण यानी कि आप रोगाणुनाशक के रूप में भी यूज कर सकते हैं। PVC अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड के उत्पादन में भी चीजें क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी क्लोरीन का उपयोग होता है। वैसे आपको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो चाहे PVC हो, आगे भी आपको पढ़ना है, तो बस आप अभी यहाँ पर फुल फॉर्म इसे याद रखें। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड और CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे है लास्ट हमारा हाइड्रोजन का उपयोग। ठीक है, तो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, और वनस्पति तेलों से घी के निर्माण में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, और अमोनिया निर्माण में भी क्या होता है? हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला है हमारा विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है CaOClCl, या आप इसे बोल सकते हैं CaOCl2। ठीक है, आप जब इसे कोष्ठक को हटाएंगे तो ClCl 2 हो जाएंगे, इसलिए Cl2 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आपको बोलना कैसे है? ये जो आपका जो सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस का, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है। आप तमाम बच्चों को हमने बार बार पढ़ाया है कि CaOH का होल ट्वाइस जो है ये बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, और इस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बस एक लाइन में बोलने सीखना है बच्चे कि बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है। आप बार बार बोलिए। ठीक है, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है। वैसे ही इसका फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस आप इसे भी याद रख लेंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे है हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कागज में भी होता है, कपड़ों को विरंजित करने में भी होता है। ठीक है, और कीटाणुनाशक के रूप में भी क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा को हम वाशिंग सोडा या धोबिया सोडा के नाम से भी जानते हैं, और इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसे हम सोडियम कार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं। तो बस आप इसे इतना याद रखें कि धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, और आप इस समीकरण को देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र आप इसे जरूर याद रखें। आगे
इसका उपयोग कहाँ होता है? धोने का सोडा का उपयोग कांच में होता है, साबुन और कागज के उद्योगों में भी होता है, घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है और जल की अस्थायी कठोरता के हटाने के लिए भी धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, यानी कि POP। ठीक है, इसका सूत्र याद रखें, CaSO4 इंटू हाफ H2O। जरूर याद रखें बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है, तो कैसे बनता है? तो ये आपका जिप्सम हुआ। ठीक है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम एक प्रकार का पत्थर है जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं और इसको 373 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, आपको बस बोलने सीखना है, इसका फॉर्मूला वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो बस आप बोलने सीखिए कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम क्या है? एक पत्थर है जो कि आप फोटो में देख रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये जो है इस व्यक्ति के पैरों पर जो है मोच आई है, जिससे ये क्या हुआ है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा इसको ठीक किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें कि टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उपयोग में आपने देखा कि टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है और खिलौने और सजावट का सामान बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है और दीवार की सतह को चिकना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलन का जल के बारे में। ठीक है, तो लवण के सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं CuSO4 इंटू 5H2O, जिसे हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। और इसमें अगर ये पूछा जाए कि कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या है या क्रिस्टलन के जल क्या है, तो इसका आंसर होगा 5H2O। ठीक है, तो यह ध्यान दें कि CuSO4 इंटू 5H2O यानी कि कॉपर सल्फेट, इसे हम तूतिया के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान में रखना, अगर ये पूछा जाए कि तूतिया का सूत्र क्या होता है तो इसका आंसर होगा CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, तो लवण के सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप POP का सूत्र देख रहे हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो यहाँ पर आपके क्रिस्टलन के जल का अणुओं की संख्या हाफ H2O है। ठीक है, और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, तो यहाँ पर 2H2O है। ठीक है, और Na2CO3 इंटू 10H2O यानी धोने का सोडा। ठीक है, तो धोने का सोडा में क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या जो है वो आपका 10H2O है। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चे, अब ये आपका पूरा चैप्टर पूरी तरह से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।